नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉकेट बुक, अमित महाजन की पॉकेट बुक में से चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। तो इसमें लिखा है हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एट विच प्लेस। कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन मेंटेन करेगा और कहाँ पे करेगा। तो every registered person is required to maintain his books of accounts at principal place of business, additional place of business या respective records at respective places, respective offices। यानी कि जिस जगह का अकाउंट है वो उस जगह पे होना चाहिए, मांगता है कि नहीं। उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। तो है a true and correct account of the following is to be maintained: production and manufacture of goods, inward outward supply of goods and services or both, stock of goods etc availed, output tax payable and paid, records prescribed by rules, a true and correct accounts of reverse charge supplies along with relevant documents, goods and services imported exported, names and addresses of separate accounts of advances, नहीं, names and addresses of supplier of goods and services chargeable to the tax recipient, separate books of advances, address of the premises where goods are stored। तो देखो क्या क्या है अकाउंट्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का, फिर इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई का, उसके बाद स्टॉक आईटीसी, स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके बाद आईटीसी, ठीक है। उसके बाद आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड। उसके बाद प्रिस्क्राइब रूल्स के हिसाब से कुछ है, तो वो क्या है कि वैसे अकाउंट जिस पे रिवर्स चार्ज में हमें जीएसटी पे करना है। फिर नेम्स एंड एड्रेसेस, तो कौन से नेम्स एंड एड्रेसेस किसके रखेंगे, अपने थोड़ी रखेंगे, अपना तो अपने को पता है, तो अपना रखेंगे जिसको रिसीव किया, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो सप्लायर है हमारे लिए तो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों का नेम एंड एड्रेस भी हमें रखना पड़ेगा। और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसका भी अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद एडवांसेस के लेन देन हुई है तो उसका भी अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर लोकेटेड, यानी कि तुम्हारा गोडाउन है या जिस जगह पे तुम्हारा माल सामान पड़ा है उस जगह का एड्रेस भी तुम्हें रिकॉर्ड करना मांगता है। तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इनवर्ड आउटवर्ड, स्टॉक ऑफ गुड्स, आईटीसी पेएबल, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड, आईटीसी अवेल्ड, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड। उसके बाद रिवर्स चार्ज में जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सप्लाई और रेसिपिएंट का एड्रेसेस, उसके बाद एडवांसेस का, एंड प्रीमाइसेस वेयर द गुड्स आर लोकेटेड। उसके बाद क्या आता है अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय स्पेसिफिक पर्सन, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन को कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने को लगते हैं। तो एजेंट है, तो एजेंट क्या क्या मेंटेन करेगा, कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेगा। authorization received from each principal to receive और supply goods and services on his behalf, मतलब ऑथोराइज किया कि भाई तू हमारे बिहाफ पे गुड्स एंड सर्विसेज या तो रिसीव कर या तो सप्लाई कर। तो जो ऑथोराइजेशन का लेटर है ना, जो प्रिंसिपल ने दिया है वो एजेंट संभाल के रखेगा कि मैंने नहीं बोला था, तुमने बोला था, मैंने बोला, तूने बोला, तू लाया, ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या है पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, यानी कि अगर हमें रिसीव करना है किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स और सर्विसेज तो उसमें क्या क्या लिखेंगे कि भाई ये देखो ऐसा दिखता है, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कितने का है वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद क्वांटिटी कितना है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर में डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, यानी कि अगर लेना है या देना है कौन कौन सी तीन चीज़ें हमें लिखनी है। एक तो डिस्क्रिप्शन कैसा रंग रूप चाल ढाल है, उसके बाद क्वांटिटी कितनी है और उसके साथ साथ उसका वैल्यू कितना है, ये तीन चीज़ें हम रखेंगे, चाहे गुड्स रिसीव करने हो या फिर चाहे गुड्स सप्लाई करने हो। उसके बाद टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ ईच सप्लायर, कि सप्लायर तेरा बनता था लेकिन मैंने तेरे बिहाफ पे जीएसटी टैक्स पे कर दिया, तो उसका भी हम रिकॉर्ड रखेंगे।
उसके बाद डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल, और जो जो मैंने डिटेल्स प्रिंसिपल को दी तो उसका भी मैं प्रूफ रखूंगा, उसकी भी डिटेल्स रखूंगा कि प्रिंसिपल बोला तूने मेरे को बताया नहीं, अबे बताया है, देख प्रूफ है, मैंने डिटेल्स संभाल के रखी है, तो ये बोल सकता है एजेंट, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर क्या क्या संभाल के रखेगा, कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेगा, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ सर्विसेज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वांटिटेटिव रिटर्न्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूडिंग वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो वो क्या बोलेगा, मंथली रिपोर्ट रेडी करेगा कि इतनी क्वांटिटी में मेरे को रॉ मटेरियल्स और सर्विसेज लगे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उसके बाद क्या बोलेगा, इतना तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगे हैं, उसके बाद क्वांटिटेटिव रिटर्न्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लगे थे वो मेंटेन किया, और कितना बना वो भी मेंटेन करेगा, और वो कितना बना फिनिश गुड्स नहीं, खाली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं, उसके अलावा स्क्रैप कितना निकला और बाय प्रोडक्ट कितना निकला वो भी, उसका भी हिसाब हम रखेंगे। कौन रखेगा, मैन्युफैक्चरर रखेगा। उसके बाद सप्लायर क्या क्या मेंटेन करेगा, तो अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट गुड्स यूज्ड इन प्रोविजन of services and details of input services utilized and service supplied, यानी कि क्या है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स, अकाउंट जो क्वांटिटेटिव डिटेल्स शो करता है ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट, मतलब जो एजेंट हमने अपॉइंट किया है वो आगे हमारी बिहाफ पे सप्लाई करेगा ना, वो एजेंट उसके रिलेटेड है। गुड्स यूज टू प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज्ड, हमने कोई इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज करी उसको देने के लिए वो, और सर्विसेज सप्लाइड, हमने जो सर्विस सप्लाई करी वो भी हम मेंटेन करेंगे। कौन मेंटेन करेगा, सप्लायर, जो फॉरवर्ड एजेंट को गुड्स दे रहा है, उसके साथ साथ इनपुट सर्विसेज दे रहा है, और सर्विस यूटिलाइज वो खुद यूटिलाइज कर रहा है सप्लायर, और सप्लाई कर रहा है जो सर्विसेज वो भी, यानी कि गुड्स सप्लायर सब सर्विसेज जो सप्लायर ने यूटिलाइज करी और सर्विसेज जो सप्लायर ने उसको दी, ठीक है, सप्लाइड, ओके। उसके बाद कस्टोडियन क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, maintain true and correct records in respect of goods handled by him on behalf of registered person and shall produce details thereof as and when required by proper officer को जब चाहिए वो records generate करके दे देगा, और वो क्या रखेगा, प्रॉपर ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स रखेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम, उसके द्वारा जो गुड्स हैंडल किए जा रहे हैं, जो उसको किसने दिए, रजिस्टर्ड पर्सन ने दिए, ठीक है, हैंडल करने को, कि भाई मेरे बिहाफ पे तू हैंडल कर, कि कौन हैंडल करेगा, कस्टोडियन क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद अब आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे हम, the name and addresses of a person whose behalf of works contract is executed, हम किसके बिहाफ में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका नेम एंड एड्रेस उस पर्सन का हम मेंटेन करके चलेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड यूटिलाइज्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सेम चीज क्या, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हमने रिसीव किया है कॉन्ट्रैक्ट को पार पाड़ने के लिए, या फिर जो हमने यूटिलाइज किया है, रिसीव करना और यूटिलाइज करना, मेरे को इतना मिला है लेकिन उसमें से मैंने इतना यूज किया है, वो दोनों अलग अलग है, डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट, हाँ ठीक है। तो इसलिए रिसीव्ड एंड यूटिलाइज दोनों का अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। उसके बाद द डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, द नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लाईज फ्रॉम हुम ही रिसीव्स कार सर्विसेज, स्पेसिफिकली लिखा है कार सर्विसेज वाला पॉइंट, ठीक है, कि जो बंदा जिससे हमें उस बंदे का नाम और एड्रेस रखना है जिससे हमें कार सर्विसेज मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा भी क्या है कि किसका कितना पेमेंट आया उसका भी हमें डिटेल रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कंपोजिशन पर्सन नॉट टू मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट,
कॉम्पोजिशन को क्या मेंटेन करना है वैसा नहीं बोला है, कॉम्पोजिशन पर्सन को क्या नहीं मेंटेन करना है वो बोला है। तो कॉम्पोजिशन क्या मेंटेन नहीं करेगा, कमोडिटी वाइज स्टॉक ऑफ गुड्स, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेएबल एंड पेड, आईटीसी तो होता ही नहीं है, रजिस्टर ऑफ इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चैनल, ऐसा को चलान बोला मैं शायद, हाँ चलान, डिलीवरी चलान, वैसा कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है कॉम्पोजिशन पर्सन को। ठीक है कि अलग अलग कॉमोडिटी के वाइज तू स्टॉक रख, आईटीसी वगैरह, उसके बाद तूने कितना टैक्स पेएबल है, कितना पे किया, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, बिल्स पेएबल, डिलीवरी चलान, बिल्स पेएबल तो अकाउंट वाली चीज़ है, सॉरी। हाँ अभी दूसरा क्या है, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन, वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर्स, records to be maintained by owner और operator of godown, warehouse and transporters। हम जो ऐसा एकदम बड़ा पिक्चरों में देखते हैं ना कि एकदम गोडाउन है जिसमें अलग अलग सेक्टर में अलग अलग माल पड़ा है, तो ऐसे इतना ज़्यादा माल एक ही इंसान का थोड़ी होता है, सब जेठालाल थोड़ी होते, नहीं छोटे छोटे व्यापारी भी होते, तो वो अपना गोडाउन नहीं रखते, वो एक बड़ा सा गोडाउन होता है, उसमें उनका पर्टिकुलर सेगमेंट अलॉट किया जाता है कि इसमें इतना ही है। तो ठीक है, ऐसे केसेस में वो जो गोडाउन वाला है, वो जो वेयरहाउस वाला है, वो कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करेगा, तो एवरी ओनर और ऑपरेटर और एनी अदर प्लेस यूज्ड for storage of goods and every transporter shall maintain records of the consignor, consignee and other relevant details as prescribed। पहले तो सबसे पहले क्या है कि जहाँ पे जो है ओनर और ऑपरेटर और अदर प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, एवरी ट्रांसपोर्टर शेल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी एंड रेलेवेंट डिटेल्स, कंसाइनर और कंसाइनी का अकाउंट रखना है और उसके बाद रेलेवेंट डिटेल्स। दिस रिकॉर्ड शेल बी मेंटेन इररिस्पेक्टिव वेदर सच ओनर ऑपरेटर ऑफ गोडाउन, वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर इज रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट। यानी कि अगर बोला है कि जो गोडाउन वाला है या फिर वेयर हाउस वाला है वो तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो भाई हमें तो तौबा, हम तो मेंटेन नहीं करेंगे कोई अकाउंट्स वगैरह, क्योंकि वो तो जीएसटी में लिखा है और हम तो रजिस्टर्ड है ही नहीं बबुआ। तो ऐसा चलेगा नहीं चलेगा, नो चलबे। क्यों? क्योंकि चाहे तो रजिस्टर है या नहीं है जीएसटी में, लेकिन तू वेयर हाउस या फिर गोडाउन का ओनर है तो तुझे ये डिटेल्स मेंटेन करनी ही पड़ेगी, पाइजे मंजे पाइजे। उसके बाद क्या है, इफ दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दे शेल ऑब्टेन अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिकली एट जीएसटी कॉमन पोर्टल, हाँ यूनिक एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द ट्रांसपोर्टर क्या मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड delivered and goods stored in transit by him along with GSTIN of registered consignor and consignee of each of his branches यानी कि हम क्या करेंगे कि हम मेंटेन करेंगे, ट्रांसपोर्टर है मैं तो मैं क्या मेंटेन करूंगा, जो मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दिए, जो डिलीवर्ड कर दिए या फिर जो स्टोर्ड इन ट्रांजिट है उसका हम डिटेल्स रखेंगे कंसाइनर एंड कंसाइनी वाइज। उसके बाद हाउ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन्ड, ये तो जो तुम बोल रहे हो ना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, वो कैसे, हाउ दिस विल बी मेंटेन, तो रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर, ऐसा डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन एंड प्रिजर्व, ऐसा नहीं कि ये डिलीट થઈ ગયું, नहीं बैकअप रखना पड़ेगा। ठीक है, सच रिकॉर्ड्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड इन हार्ड कॉपी और इन एनी इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट। जब हम बोले तब हमको हार्ड कॉपी मांगता है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा रीडेबल फॉर्मेट में हमको चाहिए जब हम डिमांड करें। डिटेल्स ऑफ फाइल्स, देयर पासवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन फॉर कोड्स
एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस, या फिर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी कोड या फिर कोई भी पासवर्ड चाहिए होता है, अगर हमें वो जो तुम्हारा मेंटेन किया है ना तुमने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, उसको एक्सेस करने के लिए वो सब भी अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये इसमें है लेकिन पासवर्ड वो नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, पासवर्ड भी चाहिए हमको। उसके बाद नो एंट्री टू बी इरेज्ड और ओवर रिटर्न, ऐसा नहीं है कि वो बोलती लगेगी तू बुसी काटो कि एनी ऊपर बीजू लखी काटी, ओवर रिटर्न के इरेज नहीं चाले। इनकरेक्ट एंट्रीज अदर देन दोज ऑफ क्लरिकल नेचर बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेंशन एंड देयर आफ्टर करेक्ट एंट्री बी रिकॉर्डेड। ऐसा बोल किया तो पहले तो उसको अटेंशन में ला, उसके बाद सुधारो। और ऐसा नहीं है कि भाई बोलती बेजानी जगह है अड़ी जा लगेगी, ऐसा सब क्लरिकल एरर चलेगी, ठीक है, छोटी मोटी ऐसा क्लरिकल एरर। उसके बाद इन केस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बीइंग मेंटेन अ लॉग ऑफ एवरी एंट्री एडिटेड एंड डिलीटेड शैल बी मेंटेन्ड। ऑडिट लॉग ऑडिट ट्रायल ऐसा हम पढ़ते थे एक ज़माने में, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि भाई तुमने कोई भी एंट्री एडिट करी है या फिर डिलीट करी या फिर एंट्री कब करी है, वो एडिट लॉग होता है, उसका ऑप्शन होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मैन्युअली बी सीरियली नंबर्ड, ऐसा मैन्युअली अगर मेंटेन करते हो ऐसा 1 2 3 4 ऐसे साइड में लिखने का, ठीक है, सीरियल नंबर डालने के। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वेस्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें ऐसा देने पड़ेंगे, प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। उसके बाद फेलियर टू मेंटेन अकाउंट्स, ये सब तो कर रहा था, लेकिन अगर तुम फेलियर हो गए ये चीज़ में, ये अकाउंट्स मेंटेन करने में, तो क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो proper officer shall determine the tax payable on uncounted goods and service on uncounted goods and or services as if the same had been supplied by such person। यानी कि हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज तुमने जो छुपाया ना वो तुम करना चाहिए था, वो तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहिए था, और तुमने रिकॉर्ड करे तो कितना टैक्स पेबल होता वो चुपचाप भर दो। चलो उसके बाद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73-74 शैल मततूस मुतेंडीज अप्लाई फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सच टैक्स। मततूस मुतेंडीज यानी कि जैसे का तैसा अप्लाई होना चाहिए 73 एंड 74 का, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ रिटेंशन, कितने ये हमने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करे हैं ये कब तक संभाल के रखने पड़ेंगे जी, ऐसा मैं पूछ रहा था जी। तो बोला है कि 72 मंथ्स फॉर from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts and records। annual return तुम furnish करो, उसके कितने बाद 72 मंथ्स तक तुमको संभाल के रखना पड़ेगा। 72 मंथ्स यानी कि कितना टाइम हमारे देवा, डिवाइड बाई 12 करो, 6 साल तक तुमको वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्या लिखा है, वेयर एन अपील रिवीजन एनी अदर प्रोसीडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, कि ये 72 मंथ्स तो ऐसा हमने नॉर्मल जनरल केस बता दिया, लेकिन अगर कुछ ऐसा गड़बड़ लोचाला है, अपील इन्वेस्टिगेशन कुछ चल रहा है, तो 1 year after the final disposal of such appeal revision and proceedings investigation or 72 months from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining whichever is later, यानी कि 72 मंथ्स तो है ही, लेकिन अगर 72 मंथ्स के बाद भी तुम्हारा वो लफड़ा चल रहा है तो उसके बाद वो लफड़ा तुम्हारा खत्म हुआ, फाइनल उसका जो भी ऐसा वर्डिक्ट आ गया, उसके 1 साल तक तुमको फिर भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा है कि भाई 3 साल के बाद लफड़ा सॉल्व हो गया, उसके बाद 1 ही साल, तो 4 साल नहीं 6 साल बोला ना, तो 6 साल तक तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, आइटम वाइज स्टॉक अकाउंट, ऐसा क्या गलत इशारा करते हो तुम लोग। हाँ, registered person under regular scheme shall maintain accounts of opening balance, receipt, supply, goods stolen, lost, destroyed, returns and disposed by way of gift or free samples, and balance of stock including raw material, finished goods, WIP, scrap and wastage। WIP नहीं है, raw materials, finished, scrap and wastage, इन सब का आइटम वाइज हमें मेंटेन करना पड़ेगा। क्या है, स्टॉक आइटम वाइज स्टॉक अकाउंट, ठीक है।
उसके बाद डिटेल्स ऑफ आईटीसी क्लेम्ड, आईटीसी क्लेम करने की जो डिटेल्स है वो भी एंट्री करेगी। तो उसमें क्या है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द रेगुलर स्कीम शेल कीप एंड मेंटेन एन अकाउंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ टैक्स पेएबल, tax collected and paid, input tax, ITC claimed together with the register of tax invoice, credit and debit notes and delivery चालान। तो तुमको क्या है, टैक्स पेएबल, टैक्स कलेक्टेड, आईटीसी अवेल्ड, ये आईटीसी क्लेम्ड, ये चीज़ें तुम्हें रखनी है। उसके साथ साथ ये इसका प्रूफ क्या होता है, तो तुम्हारा जो टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और डिलीवरी चालान, बस ये 4 चीज़ें भी रखनी है। और टैक्स के रिलेटेड इतनी चीज़ें रखनी है किस में, आईटीसी वाले अकाउंट में, डिटेल्स ऑफ आईटीसी क्लेम में। यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स होता है समाप्त, 20 मिनट में खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।